नमस्कार मित्रों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। क्या हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतना चाहती है? कुछ इस तरह का नजारा 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के राजनीति में हमें देखने को मिला। हुआ यूं, आम आदमी पार्टी के एक नेता जो राज्यसभा के उनके सांसद है संजय सिंह, उनको सोशल मीडिया में एक विचित्र नाम से उनको चिढ़ाया भी जाता है, संजू सांड। ये संजय सिंह जी का एक आदत है पुराना, वो आते हैं और सांड की भूमिका जो होती है ना कि इधर उधर ना देखते सिंह लेके, सही गलत के बारे में उनको पता नहीं होता। सांड का स्वभाव एक ऐसा है, वो एक रंग के बारे में उनको गलतफहमी है सांड को, और वो रंग देखते ही वो पागल हो जाता है और वो रंग के पीछे हाथ धो के पड़ता है। ये संजय सिंह के बारे में भी इसी तरह, उनको भगवा रंग देख के या भगवा चीजें देख के वो पागल हो जाता है। और किसी ने उनसे कहा कि जमीन व्यवहार में घोटाला हो गया है और वो पगला गए सांड के जैसा, और उन्होंने एक कागज पत्र दिखाया और आरोप लगाया। वो आरोप के डिटेल में मैं आपको नहीं जाऊंगा क्योंकि मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई है, मुझे पूरा विश्वास है। उसके लिए आप लोगों के मदद के लिए 2 वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वो ये वीडियो देखते दौरान आप लोगों को वो चीज़ें पता चलेगी। देखिए अमीश जी हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, इसलिए मुझे लगता है मैं टेक्निकली पहले इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपके चैनल के माध्यम से समझाऊंगा जी, उसके बाद इसका इमोशनल एस्पेक्ट सामने रखूंगा। देखिए, इसका जो मुख्य एलिगेशन लगा है, मुख्य एलिगेशन क्या है? मुख्य एलिगेशन है कि एक ही दिन में 10 मिनट के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी, वो 10 मिनट के अंदर वो जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई है? देखिए, ये 10 मिनट की कहानी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कहानी 10 वर्षों की है। मैं आपको कागज प्रस्तुत करते हुए दिखाता हूं। ये पहली कागज है, ये पहला एग्रीमेंट टू सेल। याद रखिए, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है और एक बेनामा, जिसको कि अंग्रेजी में सेल डीड कहते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये 2011 का एग्रीमेंट टू सेल है। जिन लोगों के विषय में, पाठक परिवार और अंसारी परिवार, इनके बीच में एग्रीमेंट टू सेल है। यहां आप डेट देख सकते हैं और आगे में आप रकम देख सकते हैं कि वही 2 करोड़ का ये एग्रीमेंट टू सेल है और डेट इसका है 4/3/2011। क्योंकि ये फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, फलित नहीं होता है, इसलिए ये एग्रीमेंट दोबारा किया जाता है। और ये एग्रीमेंट दोबारा कब होता है? ये दोबारा 2014 में होता है। ये होता है 4/3/2014। उन्हीं लोगों के बीच में है। आप ये एग्रीमेंट की कॉपी देख सकते हैं। फिर भी ये फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, ये फलित नहीं होता है, इसलिए तिबारा ये एग्रीमेंट होता है 2019 में, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। और वो डेट होती है 7 सितंबर 2019 और उसमें रकम लिखा हुआ है 2 करोड़ की। अब आप कहेंगे इतने वर्षों तक फ्रुक्टिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जमीन पे लेके विवाद था। देयर वाज लिटिगेशन ऑन दिस जमीन। इस पे क्या लिटिगेशन था? सूफी वक्फ बोर्ड के सामने कुछ लोग गए थे कि ये जमीन सूफी वक्फ बोर्ड का है, इसलिए मार्केट रेट से कम कैसे इसे लिया जाए, इसकी चिंता बहुत लोग कर रहे थे। मगर 2020 में फाइनली ये सेटलमेंट हुआ कि ये जमीन सूफी वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये सूफी वक्फ बोर्ड ने लिखित में दिया। उसके बाद स्वाभाविक है, ये जमीन प्राइम प्रॉपर्टी है, ये जमीन रेलवे स्टेशन के बगल में है, तो बिल्कुल मन बनाया न्यास ने कि इस जमीन को लेना चाहिए। आपको याद होगा सितंबर 2019 में अंतिम एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, 2 करोड़ रुपए हुआ था। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। न्यू अयोध्या के निर्माण के लिए संकल्प लिया गया और सरकार ने भी यह घोषित किया कि हम 4 गुने रेट में जो जमीन है 1200 एकड़ जमीन वहां पर इख्तियार करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ गए थे, मगर न्यास खरीद कैसे सकती थी? न्यास ने दोनों से बात की। न्यास ने बातचीत की पाठक परिवार से और अंसारी परिवार से। पाठक परिवार ने कहा देखिए हमारे पास तो एग्रीमेंट टू सेल है, हम तो आपको बेच नहीं सकते। और अंसारी परिवार ने कहा हमारे पास सेल डीड है, मगर सेल डीड नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास भी है, जब तक जमीन हमारे पास नहीं आएगी हम आपको नहीं दे सकते। इसलिए तय किया गया कि पुराने रेट पे जो 2011 का रेट था, उस 2 करोड़ में पाठक परिवार इसे अंसारी परिवार को देगा और अंसारी परिवार नए रेट में, जो आज के डेट में रेट है, वो न्यास को देगा। तो स्वाभाविक रूप से आज का ये जो रेट है ये तय कैसे हुआ?
देखिए, आप भी अयोध्या में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो सर्कल रेट है वो 5.80 करोड़ का है, 5 करोड़ 80 लाख रुपए जी बिल्कुल। का। सर्कल रेट सबसे कम होता है, जिससे नीचे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मार्केट रेट अगर सही मायने में देखा जाए तो इस जमीन का लगभग 23 से 24 करोड़ का है, क्योंकि आज सरकार भी मुआवजा 4 गुना दे रही है। अगर 5.80 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा होगा तो लगभग 23-24 करोड़ रुपए बनता है। तो संबित आपका कहना है कि कोई घोटाला नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। 18.50 में करता है। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि ये जो संजय सिंह ने आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, उसके तथ्य पे जाने उसके तथ्य पे जाने के बजाय अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं, और उन्होंने पिछले 50-60 साल की राजनीति देखी है तो वो हिंदू विरोधी एक मानसिकता उनकी है। ऐसे राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में कई अड़चने और कई उन्होंने बाधाएं डाली, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जब राम मंदिर में घोटाले, तथाकथित घोटाले की बात करती है, तभी हमें उधर ही कन्विंस हो जाना चाहिए कि भाई ये घोटाला नहीं है, इनकी कोई एक नई तरकीब है ताकि ये निर्माण को बाधा ला सके। मित्रों, इस घोटाले में अब जैसे आप ये वीडियो में देख चुके हो, इस घोटाले में, हालांकि मैं ये घोटाले के बारे में एनालाइज नहीं करूंगा, मैं उसके ऊपर राजनीति के बारे में, बट इस घोटाले में हमें ये जानना चाहिए कि ये व्यवहार 2011 से शुरू है, और जब कायदा और लॉ एंड ऑर्डर और लीगल जुडिशियल इश्यूज में जब ये मंदिर फंसी थी तब उसको कई समय लग गए, और 2021 में वो मामला, जब 2019 में कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का, और जब जो 2021 में वो लैंड की डील हुई, तो वो ये 10 मिनट वाला मामला नहीं है, 10 साल वाले मामला है ये, जो जमीन का जो व्यवहार हुआ है, और उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता आपको नजर आएगी। मित्रों, मेरा कहने का इसमें ये मतलब है कि राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एक राम विरोधी और भगवान राम के नाम पर जो चल रहा है उसको बदनाम करने की वर्षानुवर्ष कोशिश की है, और उनको राम द्रोह का सजा मिलने की वजह से वो आज सत्ता से बाहर है। मित्रों, इसमें एक नई पार्टी जुड़ गई है जिन्होंने जोर जोर से भगवान श्री राम का आस्था को लेकर राजनीति की है। 2017 तक तो उन्होंने बहुत जोर से राजनीति की, जिन्होंने ये भी ऐलान कर डाला जिस पार्टी ने कि बाबरी हमने गिराई है, बाबरी मस्जिद। वैसे पार्टी भी आज उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा रहे, चंपत राय जी, जो खुद कोई बंगलों में नहीं रहते, कोई ऐसे बड़े उनके कोई प्रॉपर्टी व्यक्तिगत नहीं है, संघ के प्रचारक रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनका कोई व्यक्ति स्वार्थ नहीं है, वैसे व्यक्ति पे आरोप लगाते वक्त इनकी कितनी प्रॉपर्टी डीलिंग से इन पे कितनी जांच चालू है, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता है ये एक बार गिरेबान में जाके, क्योंकि आप किसी व्यक्ति पे आरोप लगाते हो, उनका चाल चरित्र आपको देखना होगा। नरेंद्र मोदी पे आप आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी कितने लाख करोड़ की है वो आप देखते नहीं, लेकिन आपके खुद के 2-2, 3-3 बंगले आप बांध रहे हैं, और आप एक स्मारक बांध रहे हैं, वो भी सरकारी जमीन पर। सरकारी जमीन पर स्मारक बांधने वाले पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जो श्रद्धा से भक्तों ने दिए उस पैसे पर आरोप लगाना हास्यास्पद है। और आज मुंबई में उसका पड़साड़ उमटा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन में मोर्चा निकाली। मित्रों, ये जब भी मोर्चा निकल रहा था, जब न्यूज आया कि शिवसेना भवन में अचानक से मोर्चा निकला, पिछले 50 साल की राजनीति देखिए मुंबई में, कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना भवन में मोर्चा निकालने की हिम्मत नहीं की। और आज स्थिति आपको वस्तु स्थिति न्यूज चैनल में नहीं दिखेगी, लेकिन आज स्थिति ऐसी रही कि गिन चुन के 200 शिवसैनिक भी वहां पे जमा नहीं कर पाए, लेकिन उतने ही ताकत से पुलिस को आगे खड़ा कर इन्होंने आंदोलनकारियों को निपटने का पूरा जिम्मा पुलिस वालों पे सौंप दिया। और पुलिस वालों की आड़ में महिला कार्यकर्ताओं पर हमला किया। मारामारी करने के बाद
सोशल मीडिया पे इनके समर्थक क्या बोलते हैं, बीजेपी वाले आए, हमने धो डाला। क्या पुलिस के सहाय से आप महिला कार्यकर्ताओं पर और महिलाओं पर आप जो हाथ डालते हैं, क्या ये गर्व की बात है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से राजनीति करने वाली, जो शिवाजी महाराज के नाम से बनने वाले उड्डान पुल के विरोध करने वाली नई जो शिवसेना है, क्या? हां सर, घाटकोपर मानपूर उड्डाण पुलाच्या नावाचा जो वाद चाललेला आहे तो अत्यंत दुर्दैवी आहे. संत ख्वाजा गरीब नवाज यांच्या नावाचा प्रस्ताव तिथल्या स्थानिक लोकांनी माझ्याकडे एक निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनाला अनुसरून आपण एक पत्र मुख्यमंत्री आणि महानगरपालिकेला दिलं. ते केवळ त्यांच्या निवेदनाला एक पत्र म्हणून आम्ही दिलेलं आहे. मनोज कोटक यांनी जो छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाणपूल म्हणून जो प्रस्ताव दिला याची पूर्वकल्पना मला नव्हती आणि मलाही त्यांनी दिलेली नाही आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना विरोध आमचा नावाला कधीच विरोध असणार नाही, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचं आराध्य दैवत आहे आणि शिवसेना नेहमीच छत्रपती शिवाजी महाराजांना दैवत मानतं. त्यामुळे त्या नावाला आमचा विरोध नाही. विठ्ठल लोकरे यांनी पण यापूर्वी क्रांतीवीर लहुजी साळवे यांचं नाव देण्यासंदर्भात प्रस्ताव केला. काही नगरसेवकांनी त्या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव पण दिलेला आहे. त्यामुळे हे सर्व नावांचे प्रस्ताव हे माझ्याकडे कोणीच दिले नसल्या कारणामुळे हे सगळं गैरसमजाचं वातावरण होत आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने कोणी नागरिक किंवा कोणी समाजाचे प्रतिनिधी आपल्याकडे आल्यानंतर ते जे काही प्रस्ताव देत असतात तो प्रस्ताव आपण शासनाकडे पाठवत असतो आणि शासन त्या संदर्भातला निर्णय घेत असते. तर माझी हीच विनंती आहे सर्वांना की गैरसमज करून घेऊ नका. हे एखाद्या समाजाने, एखाद्या लोकांनी जे आपल्याला प्रस्ताव देतात त्या प्रस्तावाचं आपण एक फॉरवर्डिंग लेटर हे शासनाला दिलेलं आहे. शासन निश्चित स्वरूपात उचित निर्णय घेतील. तिथले नगरसेवक असतील, तिथली लोक असतील आणि शिवाजीनगरच्या लोकांची जी भावना आहे ती लक्षात घेऊन, त्यांना विश्वासात घेऊन त्या घाटकोपर मानपूर उड्डाणपुलाला नाव देतील. हा शासकीय भाग आहे. त्यामुळे विनाकारण ह्याच्यात राजकारण आणू नये, गैरसमज पसरू नये. आणि मी तमाम सर्व नागरिकांना सांगू इच्छितो की जी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा जो चुकीचा संदेश आपण देत आहे तो अत्यंत दुर्दैवी आहे. शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर कधीच संशय घेऊ नये आणि माझ्यावर पण व्यक्तितः हिंदुत्वाविषयी जे काही केलं आहे ते सर्व समाजाला आणि नागरिकांना माहिती आहे. त्यामुळे विनाकारण जे राजकारण करत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की कोविडचा काळ आहे. कोविडची दुसरी लाट आता ओसरत आहे, तिसरी लाट येणार आहे आणि या तिसऱ्या लाटेला सामोरं जाताना हा राजकीय रंग, धार्मिक रंग न देताना आपण सगळ्यांनी मिळून या कोविडच्या युद्धात यश प्राप्त करण्याकरता कामाला लागला पाहिजे. नावाच्या वादावर विनाकारण राजकारण केलं नाही पाहिजे आणि माझी पण तीच भूमिका आहे. केवळ एखाद्या समाजाने दिलेल्या एखाद्या निवेदनावर आपण एक फॉरवर्डिंग लेटर देणं हे लोकप्रतिनिधीचं, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी ही प्रोसिजर करतच असतात. त्यामुळे त्या प्रोसिजरप्रमाणे आपण ते केलेलं आहे. त्यामुळे कुठेही या उड्डाणपुलाला नाव देताना एक आपल्या थोर पुरुषांच्या ज्या नावाला विरोध असणं ही माझी भूमिका नाही आहे. हे सर्व थोर पुरुष हे माझ्या दृष्टिकोनातून आराध्य दैवत आहे. त्यांचा आदर्श घेऊनच मी काम करतो. त्यामुळे ह्या थोर पुरुषांचं नाव द्यावं ही पण माझ्या मनातली भूमिका आहे. परंतु दुर्दैवानं ह्यातल्या कोणीही नगरसेवक या कोणीही लोकप्रतिनिधींनी माझ्याकडे निवेदन न केल्यामुळे हे जे गैरसमज झालेलं आहे. त्यामुळे हे गैरसमजाचं वातावरण संपुष्टात आणून सगळे मिळून आपण या ठिकाणी कोविडच्या या संकटाला सामोरं जाऊया आणि एकत्र मिळून काम करूया. उड्डाणपुलाच्या नावाच्या संदर्भात निर्णय मुंबई महानगरपालिका घेईल. स्थानिक नगरसेवक असतील आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून सर्व नागरिकांना विश्वासात घेऊन उचित असं नाव उड्डाणपुलाला देण्यात येईल. उसको अब उससे यही अपेक्षा है, क्योंकि अब जो शिवसेना इस्लामिस्ट एजेंडा को आगे करते हुए दिखा दे रही है, ये शायद बीएमसी के चुनाव में हिंदुओं का वोट अब उन्हें नहीं मिलने का एक डर है कि वो अब इस्लामिस्ट एजेंडा अपना रही है. क्या ये वो एक नया राजनीति कर रही है शिवसेना? मित्रों, ये एनालाइज करने वाली बात है, क्योंकि मुंबई में शिवसेना भले ही कितनी भी इस्लामिस्ट एजेंडा करे, उसको मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाली. ये मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने महाराष्ट्र के इलेक्शन एनालाइज किए थे तभी एक वीडियो में मैंने ये कहा था. अगर आप देखोगे संजय राउत डरे डरे से क्यों है, उस वीडियो में ही मैंने ये कहा था. तो
मेरा ये आज के जो पूरा मुंबई में भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन को तक मोर्चा निकाला, तो ये शिवसैनिकों का मानसिक उन पे एक बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डेयर ही नहीं किया। दूसरा, जो रास्ते पे उतरने की राजनीति करती थी वो शिवसेना हमेशा करती थी, और आज भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के स्टाइल में राजनीति उनके सामने की है, और इसका एक दर्द उन्हें चुभेगा और वो उनका ईगो को हर्ट करेगा। दूसरी बात मित्रों, हमें एक बात एनालाइज करना इसमें बहुत ज़रूरी है। शिवसेना सत्ता में बीएमसी में है, वो सिर्फ और सिर्फ आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस कर या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर है। आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत 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 कठिन होगा, दो कारणों की वजह से। एक, उनके पास भावनिक मुद्दा अब नहीं रहा, क्योंकि शिवसेना हमेशा भावनिक राजकारण या भावनिक राजनीति करने में विश्वास रखती थी। आप अगर शिवसेना के नेताओं के पुराने भाषण सुनोगे तो उसमें आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, वाघ, कोथड़ा, मावड़ा, कावड़ा, राम मंदिर, बाबर, बाबरी, लांडिया, ऐसे शब्दों का ही इस्तेमाल करके वो अपने चुनाव में जाते हैं, और ऐसे शब्द अब वो आने वाले चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो सहयोगी पक्ष है, सत्ता पक्ष, वो कांग्रेस है, वो ऐसे शब्दों का क्योंकि आज अब देखो झारखंड में कांग्रेस ने 12 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को निकाल दिया अपने स्थान से, क्योंकि उन्होंने ग्रीटिंग करते हुए जय श्री राम ऐसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। तो ऐसे मानसिकता रखने वाली पार्टी के साथ शिवसेना आज अलायंस में है कि जो सिर्फ जय श्री राम लिखे उसको भी आप निकाल दे पार्टी से। और ऐसे पार्टी के साथ जब आप अलायंस करते हो तो आपको आपका आइडियोलॉजी गिरवी नहीं, वो पूरा का पूरा वो आइडियोलॉजी का जो कपड़ा है वो फेंक देना पड़ता है, और नई आइडियोलॉजी जो ग्रीन आइडियोलॉजी है वो अपनाना पड़ता है। ग्रीन आइडियोलॉजी मतलब क्या? वो आइडियोलॉजी जिसमें आपको अजान की ट्रेनिंग आपके कार्यकर्ताओं को देनी पड़े, आपको उड्डान पुल का नाम एक इस्लामिस्ट नाम देनी पड़े मोहिउद्दीन चिश्ती के नाम पे, ख्वाजा गरीब मोहिउद्दीन चिश्ती, या आप ऐसे काम करें जिससे आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते रहे। मित्रों, इसी वजह से शिवसेना के कोर हिंदुत्व वोटर है वो घर से वोट निकलने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगा, इसलिए कठिन होगा ये चुनाव। माफ़ी चाहता हूँ मित्रों, थोड़ा सा 2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी। तो दोस्तों, ये जो मुंबई में आज शिवसेना भवन के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जो राम मंदिर राम विरोधी जो उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा उनके सामना में, उसके विरोध में यह प्रदर्शन हुआ, और संजय राउत जी के कुछ बयानों की वजह से आज शिवसेना के पूरे के पूरे जो स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया है। आपने अगर बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना, अगर बाला साहब ठाकरे आज जीवंत रहते तो शिवसेना आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ऐसे सवाल उठाने के लिए ही आज वो अटैक करते, लेकिन दुर्दैव से बाला साहब ठाकरे हमारे बीच में नहीं है, और उसका आइडियोलॉजिकल नुकसान जरूर हिंदुओं को झेलना पड़ा, और आज शिवसेना हिंदुओं के बाजू से नहीं है, ऐसा एक संदेश बरो जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थक वगैरह अन्य पार्टियों में भी हिंदू है, लेकिन आज हिंदुओं को पार्टी छोड़कर भगवान श्री राम हो या हिंदुओं के अन्य विषयों को पार्टी से ऊपर उठकर आपको बोलना पड़ेगा। अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे बीजेपी समर्थक है वो ऑनलाइन हिंदू विरोधी, अगर कोई भी एक नियुक्ति भी अगर हिंदू विरोधी हो तो बीजेपी पे टूट पड़ते हैं, लेकिन आपको ये जो पॉलिटिकल पार्टी में है, ये आप मालिकी पार्टी जो है, ये आप गुलाम के जैसे एक व्यवहार हो जाता है आपके साथ कि मालिक ने बोला वो सही, चाहे वो हिंदू विरोधी हो या ये हो। मूलभूत फर्क बीजेपी और शिवसेना के हिंदुत्व में हमेशा से रहा है, वो है कि हिंदुत्व के विषय को लेकर कभी भी शिवसेना ने आंदोलन नहीं चाहिए, चाहे वो गोरक्षा हो, चाहे वो घर वापसी हो, चाहे वो हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण के मुद्दे हो, ऐसे इतने सारे हिंदुओं के मुद्दे हैं, वे कभी शिवसेना ने हाथ में ले नहीं। बीजेपी के जो संगठन है ये हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर संघर्ष करता रहा है, जमीन पर
लड़ता रहा है, चाहे वो बंगाल में रोहिंग्या हो, इस्लामिस्ट हो, बांग्लादेशियों के खिलाफ हो, चाहे केरल में इस्लामिस्ट हो, चाहे ग्लोबल इस्लामिस्ट हो, ये सारे बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन के और इकोसिस्टम के खिलाफ है। इन लोग कभी भी शिवसेना के खिलाफ आज देखोगे तो एक ग्लोबल इकोसिस्टम शिवसेना को सपोर्ट करते हुए इस्लामिस्टों का आपको नजर आएगा। तो ये जो एक बदल है ना शिवसेना का, ये आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट जाए वो शिवसेना को जाए, क्योंकि हिंदू वोट ऑलरेडी उनके पाले से निकल चुका है बीजेपी की तरफ। तो ऐसे में हम अगर एक 30% वोट बैंक को अपीस करेंगे तो इसमें क्या गलत है, ऐसा शिवसेना सोचती है। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे कोई गलत है, क्योंकि वो कांग्रेस भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, अब शिवसेना भी करने लगी। तो मित्रों, इनको उसी कैटेगरी में अभी देख लेना चाहिए और बीजेपी मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा उपयोग करेगी एक्सपोज करने के लिए और ये पॉलिटिकली इसका रैमिफिकेशंस होगा। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो करने का यही हेतु था कि आप लोगों को एक जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में एक एनालाइज करें और इसका पॉलिटिकली क्या इम्प्लीकेशन होगा। क्योंकि मित्रों, जब ये बाबरी डिमोलिशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब बाबरी को कार सेवकों ने गिरा दिया था, वहाँ पे हिंदुओं ने बाबरी ढांचा गिरा दिया था, तब उसका जो पश्चात है या उसका जो आफ्टर रिपरकशन है हमने मुंबई में देखे थे। मुंबई में दंगे भी होते। आज भी देखिए उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति आरोप लगा के भाग जाता है, वो टीवी डिबेट से भी भाग जाता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। चंदा नहीं देंगे लेकिन सवाल उठाएंगे, उसकी भी पोल खुल गई है। तो राम के साथ कौन धोखा कर रहा है या कौन सी साजिश हो रही है, ये पूरे देश को समझ में आ रहा है। विष्णु जैन 2011 में हो गया था अग्रीमेंट ऑफ सेल। ये क्यों झूठ बोला जा रहा था देश से? ये तो अभी पता लगा 2011। अब चाह रहे हैं 2011 में 2 करोड़, तो 21 में भी 2 करोड़ में खरीदो। विष्णु जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। जी देखिए, संजय जी ने जिस तरह से फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, उस तरह से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। पर अगर आप इस केस की पूरी चीजों को एज अ होल देखें, जो संबित पात्रा जी ने भी एक्सप्लेन किया, तो आपको सारी बातें क्लैरिटी से समझ में आएंगी। और मैं अपनी बात को कहने से पहले सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं, संजय जी ने अपने सारे वक्तव्य में एक बयान बहुत गलत दिया। उन्होंने कहा कि अगर जमीन खरीदनी थी तो आप सर्किल रेट पे खरीदते। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। और अमन जी, एक नहीं, 1000, 1 लाख रजिस्ट्री हिंदुस्तान में ऐसी होती हैं जो सर्किल रेट से ऊपर होती हैं। सर्किल रेट का मतलब होता है, संजय सिंह तो सांसद, उनको पता होना चाहिए, सर्किल रेट का मतलब होता है किसी भी लैंड की मिनिमम वैल्यू, जो उस जगह का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है, उस लैंड की मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे रजिस्ट्री नहीं हो सकती है और जिसपे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो सर्किल रेट एक मिनिमम वैल्यू होती है, बट दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे भी अभी संबित पात्रा जी ने समझाया कि इस रजिस्ट्री इस पूरी लैंड का 2011 में एग्रीमेंट टू सेल था, फिर 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, और अल्टीमेटली जब राम जन्मभूमि का फैसला आया 9 नवंबर को, उसके बाद ये जमीन बेची गई। तो मुझे लगता है उन्होंने जो बात कही एकदम सही है, लीगली सही है। और मुझे मैं एक बात संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, जरा ये बता दें, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो सेपरेट बात है। आज ये सारे आरोप लीगली लगा रहे हैं। मैं संजय सिंह नहीं हमारे साथ जा चुके हैं, क्या 2 करोड़ की जमीन संजय सिंह अब हमारे साथ नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब आरोप लगाता है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी भी पड़साद मुंबई में हमें दिख गई है। तो ये राजनीति अब जो है, ये हिंदुओं को बदनाम करने वाली जो राजनीति है, ये बंद होना चाहिए। दुर्दैव है, इसमें कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, ना ही महिला कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर हाथ उठाना या ऐसे बयानबाजी करना जिससे हिंदुओं की पूरी आस्था को ठेस पहुँचे। ऐसे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे, लेकिन आप अगर हिंदू है तो आपको हिंदुत्व के साथ में रहना चाहिए और हिंदू विषय को लेकर ही आप लोगों ने प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसा एक अनुरोध भी करूँगा। आगे की वीडियोस में मैं और भी मुद्दे लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।